हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के। और आप ये जान लीजिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बगैर इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझे हुए आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। नॉट ओनली दैट वन, आप ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो नहीं समझ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सोचेंगे कि चलो फिजिक्स का ये चैप्टर जो है ना, बगैर इस कंसेप्ट को समझे हुए हम आगे चले जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर एक जगह वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिक्स का आता है और उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है वेक्टर। अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का आइडिया होगा तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम वेक्टर की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए, फिजिक्स क्या है? बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट है। किसी भी चीज को हम यहां पे मेजर करते हैं। बट जान लीजिए कि फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जितनी भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के दो तरीके। एक जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, और जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। सो बेसिकली स्केलर मतलब ओनली द मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। अगर कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो तो उसको बोलेंगे वेक्टर, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलेंगे क्या? तो उसको हम बोलेंगे स्केलर। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का मतलब बहुत सिंपल सा है, नंबर प्लस यूनिट। जैसे 2 किलोमीटर, किलोमीटर इज द यूनिट एंड 2 इज द नंबर। 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गया, और इसके साथ यूनिट लग गया तो उसको बोलेंगे हम क्या? कि ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड है तो जो स्केलर है इसका अगर आप एडिशन करते हैं, एडिशन करेंगे तो सिंपल है, 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 6 किलोमीटर। जो अलजेब्रिकल सम वाला तरीका है उसको आप यूज करके इसको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जब बात करते हैं वेक्टर की तो यहां आके थोड़ा सा चेंज होता है, और यहीं से फिजिक्स की कंसेप्ट शुरू होती है कि ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं कहलाते। जैसे एक बहुत फेमस फिजिकल क्वांटिटी है, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज करंट। अब देखो, ये करंट क्या है? तो इस करंट के पास डायरेक्शन भी है। मान लेते हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे करंट आ रहा है कितना? 5 एम्पियर। I1 इक्वल टू 5 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 7 एम्पियर, और ये दोनों यहां कंबाइंड होके इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो यहां पे अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 इक्वल टू व्हाट, तो बड़ा सिंपल है, 5 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर गिव्स द 12 एम्पियर। अगर आप इसका एडिशन देखेंगे तो ये जो एडिशन है ये बेसिकली नॉर्मल अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन की तरह होता है, बट बेसिकली वेक्टर में इस तरह से एडिशन नहीं होता। वेक्टर में जो भी एडिशन होगा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, राइट ना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लॉ को अगर फॉलो करता है उसका एडिशन मेथड, तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो याद अभी से जो रखना है 9th क्लास वाली बात को छोड़ के, कि ऐसे कोई भी टर्म, राइट, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिसके पास डायरेक्शन हो, एंड अलोंग विद दैट अगर वो फॉलो करता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, मतलब उसका जो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करके होता है, तो ही वो वेक्टर होगा। ऐसे आपके बहुत सारे फिजिकल टर्म हैं
जो कि वेक्टर है। करंट क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। क्या है डायरेक्शन? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, जो उसको ऐड करते हैं, दो करंट को लाके, दो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ करंट को लाके जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के ड्यूरेशन में क्या होता है? वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है। ठीक उसी तरह से ऐड होता है जैसे स्केलर। इस वजह से वेक्टर में ये 3 कंडीशन का होना निहायत जरूरी है। अगर ये 3 कंडीशन है तो ही उसको आप वेक्टर बोलेंगे। होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि वेक्टर किसे कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर के बारे में समझने के लिए, ठीक है, कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, मतलब आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर बुक्स में पूरा डार्क करके, थोड़ा डार्क करके अगर कोई चीज लिखा है तो उसको बोलेंगे वेक्टर। और अगर डार्क करके नहीं लिखा है, जैसे ये कहलाएगा वेक्टर ए और ये कहलाएगा सिंपल स्केलर क्वांटिटी ए। तो याद रखना, अगर वो डार्कर है तो क्या है? वो वेक्टर है। और अगर वो डार्क नहीं है तो वो क्या है? या बोल्ड नहीं है तो वो स्केलर है। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरा और तरीका है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी ए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इसके ऊपर हम इस तरह का एरो लगा देंगे, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए, राइट। तो अगर किसी भी वेरिएबल टर्म, मान लो एक्स है, इसके ऊपर क्या लगा दिए? एरो, तो इसको वेक्टर एक्स पढ़ेंगे। मतलब इस, और स्पेशली इस एरो में इसके 2 हिस्से हुए, ये एरो लेंथ और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो याद रखना, ये हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है और ये हमेशा डायरेक्शन को, और ये दोनों जब कंबाइन हो जाएगा तो एक इस तरह का एरो बनाएगा, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे, उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे। एरो हेड लगा देंगे तो जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, तो उसको बोलेंगे वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी। इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें मेनली एक ही दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज्यादा है जरूरी समझना, बट बाकी बहुत सिंपल है। जैसे पहला आएगा एक इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब ऐसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड एज वेल एज जिसका डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। जैसे मान लो ये इस साइड अगर ईस्ट है तो ये 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, साथ में एक दूसरा वेक्टर है वो भी 4 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो उस केस में ये दोनों क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। दूसरा आता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर ये भी बड़ा सिंपल है। अनइक्वल वेक्टर कि मान लेते हैं दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम ना हो, नॉट सेम, नॉट सेम। अच्छा, कोई जो नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम ना हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन सेम ना हो सकता है उसका डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड नहीं। जैसे मान लेते हैं एक 5 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है और एक 3 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो उस केस में अनइक्वल वेक्टर इसको कहेंगे, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। हो सकता है कि इसका
हम इसी के जगह पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका डायरेक्शन वेस्ट है और अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। सो उस केस में इसको क्या कहेंगे, हम अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। उसी तरह से आप एक दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। तीसरा क्या है, पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर बहुत सिंपल सा है कि ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। मान लेते हैं ये टुवर्ड्स ईस्ट है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, जैसे 4 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। एक दूसरा वेक्टर लेंगे जिसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, बट हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। ऐसे दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। आप इसको और आगे बढ़ाइए, इसको और आगे बढ़ाइए, ये तो हमेशा ईस्ट में चलेगा, उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अब तीसरा वेक्टर आता है एंटी पैरेलल, फोर्थ नंबर आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। बड़ा सिंपल है, एक ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, एंटी हो, मतलब एक इधर जा रहा हो तो दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा हो, इसको पीछे आगे जाके मिलाओगे तो कट कर देगा। एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऊपर की ओर जा रहा हो, तो क्या है, इस तरह के वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के वेक्टर का, तो हमारा होगा कोलिनियर। 5वां हमारा वेक्टर होगा कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, ये कोलिनियर वेक्टर क्या है भाई, तो ये कोलिनियर वेक्टर के बारे में होता है कि एक ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन में हो। मतलब मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे जा रहे हैं और उसी लाइन में एक दूसरा वेक्टर आ जाए, तो उस तरह के केस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। मतलब सेम लाइन ऑफ द वेक्टर में अगर कोई दूसरा वेक्टर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब एक जिस तरह से पैरेलल था उसी तरह से एंटी पैरेलल हुआ। अब एक दूसरा वेक्टर हम लेंगे जो सेम लाइन में नहीं हो, जिसको अब छठा लेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, ये भी बहुत सिंपल है कि किसी प्लेन पे अगर कोई वेक्टर हो तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये x एक्सिस पे है, तो इसलिए इसको बोलेंगे, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। मान लेते हैं ये xy प्लेन, y और x प्लेन है, इस पे कोई वेक्टर यहां है, ये मान लेते हैं वेक्टर समथिंग, तो इस तरह के वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल ले ले कोप्लेनर वेक्टर के बाद, तो जो आगे वाला दो वेक्टर है वो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई इंपॉर्टेंट, तो अगला है हमारा यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब सिंपल डिफिनीशन है जो ध्यान रखना है। हमारे पास अगला जो है, अगला हमारे पास एग्जांपल है यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब उस वेक्टर का, इस यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, टू गिव द डायरेक्शन, हैव ओनली वन वर्क। क्या है भाई वन वर्क, टू गिव डायरेक्शन। याद रखिएगा, इसका बस एक ही काम है, डायरेक्शन देना। मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड प्लेन है, ये y है, ये z है और ये x प्लेन है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्शन देना x प्लेन में तो उसका यूनिट वेक्टर होता है i, और अगर y डायरेक्शन में देना चाहते हैं तो उसका वेक्टर होता है j,
और अगर जेड डायरेक्शन में देना चाहते हैं तो के। आपके मन में आएगा क्यों आई क्यों जे, ऐसा ही ट्रेडिशन चलाया है इसलिए हम फॉलो करेंगे। अगर एक्स प्लेन में कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर आई, वाई के लिए बोलेंगे यूनिट वेक्टर जे और जेड के लिए बोलेंगे के। यूनिट वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, अगर इसके ऊपर इस तरह का हैट लगा दे या कैप लगा दे, याद रखिए इस तरह का कैप अगर ए के ऊपर लगा दे तो इसको ए कैप या ए हैट बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। मतलब कोई भी, जैसे आई है, ये आई ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इस तरह का कैप लगेगा यूनिट वेक्टर आई, और जैसे ही ये यूनिट वेक्टर आई आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये एक्स प्लेन में है। अगर यूनिट वेक्टर जे है, जे के ऊपर कैप लगा है, तो ये यूनिट वेक्टर जे है और ये वाई डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस है, ये प्लेन। के के साथ भी वही करेंगे। सो यूनिट वेक्टर बेसिकली यूज होता है टू गिव द डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो आपको यूनिट वेक्टर के बारे में जानना होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 होता है, राइट? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, जे के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, आप उसको समझ लिए। अब एक दूसरा यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। मैग्नीट्यूड 0 है इसलिए इसको जीरो वेक्टर कहते हैं। बात होगा इसका डायरेक्शन का, तो इसका डायरेक्शन जो होता है ना, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो जीरो वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसका डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। तो ये हमने क्या किया आपको कि कुछ वेक्टर के टाइप बताए। इन सारे टाइप्स में से आप अगर हमसे पूछेंगे तो यूनिट वेक्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। आप देखिएगा इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, बस आपको क्या याद रखना है इस पूरे टाइप्स में, तो आपको सिंपल सा याद रखना है द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसका डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर आई है तो एक्स प्लेन है, जे है तो वाई प्लेन है, और अगर के है तो जेड प्लेन है। क्लियर? और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के ऊपर कैप लगाएंगे ये, तो इस पूरे पार्टिकुलर वीडियो में ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? ये क्यों 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या वेक्टर से रिलेटेड चीजें करेंगे, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही समझना जरूरी है। आप कहिए कि ये फंडामेंटल पार्ट है, बगैर इसको समझे हुए आप न्यूमेरिकल कोई नहीं सॉल्व कर पाएंगे या वेक्टर से रिलेटेड चीजें तो नहीं पकड़ पाएंगे। पहला है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है जरा समझिए कि मान लेते हैं कोई ये वेक्टर है, ये 4 मीटर है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो आप इसी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे ठीक इसके पैरेलल में मूव कराया और यहां लिख दिया 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इस तरह से शिफ्ट करने को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मतलब हमारे पास इतना फ्रीडम है कि हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करते हैं। मतलब वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम यहां आते हैं एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, यहां देखिएगा कैसे पैरेलल शिफ्टिंग होगा और कैसे चीजें समझनी है। एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर है तो इसके लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है। फर्स्ट, टेल से टेल मिलना चाहिए, और या फिर सेकेंड, हेड से हेड मिलना चाहिए। याद रखिएगा ये कंसेप्ट वहीं लागू होगा जहां टेल से टेल मिलेगा या जहां पे हेड से
हेड मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप एंगल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे वेक्टर के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो यहां इस वेक्टर का टेल ये हुआ और इस वेक्टर का टेल हुआ, तो 100% यहां क्या करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा। मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। दूसरा एक इस तरह का लिए, इसका हेड यहां है, दूसरे का हेड यहां है, तो याद रखिए इसी के बीच एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज ए थीटा। लेकिन अगर कोई वेक्टर ले लेते हैं जो इस तरह से जा रहा हो और दूसरा वेक्टर इस तरह से हो, तो इसके बीच में कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। याद रखिए हमारे किसी भी लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसके बीच में थीटा एंगल नहीं फॉर्म करेगा। कहता है टेल से टेल होना चाहिए, यहां हेड और दूसरे का टेल, तो हमारा ये लॉ तो नहीं फॉलो किया। हेड से हेड, इसका हेड और इसका टेल है यहां, तो ये भी फॉलो नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीका है, या तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको आप यहां ले आइए, मतलब इसको अगर यहां से उठा के यहां कर दे, राइट ना, तो उस केस में यहां एक एंगल बनेगा। हाँ, इस एंगल को ले सकते हैं, क्योंकि जब इसी वेक्टर को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, तो इसकी शिफ्टिंग यहां से पीछे कर दिए। या फिर अभी आपको फिर से दिखाते हैं, ये है और ये इस डायरेक्शन में, इसके बीच कुछ थीटा। आप एक काम करिए, इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए सेम डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल आप लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जब इसको शिफ्ट करके इसका टेल उठा के यहां टेल के पास रख दिए और जब शिफ्ट किए तो इसके बीच में जो एंगल बना वही एंगल लेंगे, राइट, और कोई दूसरा एंगल नहीं लेंगे। तो वेक्टर में सिलेक्शन ऑफ एंगल बहुत वाइटल, बहुत ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप सही से एंगल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। हम इसमें एक न्यूमेरिकल लेंगे और ऐसे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो इस बेसिक कंसेप्ट को भूल जाते हैं। अच्छा, अगर किसी पार्टिकुलर न्यूमेरिकल में ये दोनों लॉ नहीं फॉलो होता, टेल हेड नहीं मिलता, तो आप पैरेलल शिफ्टिंग का मदद लीजिए। इस कंसेप्ट को शिफ्ट, वेक्टर को शिफ्ट करने का फ्रीडम हमारे पास है, तो हम पैरेलल शिफ्टिंग करके अपने अनुसार से एंगल बना लिए। दूसरा अनदर इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि अगर दो वेक्टर है, राइट ना, तो आप जैसे यही देखिए, तो हम क्यों इसके बीच के वेक्टर को थीटा ले रहे हैं, हम लेने को तो इस एंगल को भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक के एंगल को, तो इसलिए कि वेक्टर में हमेशा स्मॉल एंगल की वैल्यू होती है, हमेशा जब भी लेंगे स्मॉल एंगल। अब ये देखो, जैसे ही ये स्मॉल एंगल का कंसेप्ट लगाओगे तो हर जगह एप्लीकेबल है। आप देखिए ना, पहले ये था तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा था, इसको पीछे शिफ्ट कर दिए हेड टू हेड में, तो ये एंगल बना। ये एंगल जो है, ये एंगल ये इससे छोटा है, जो कि सही है। हम इसमें भी देखिए, पहले ये एंगल बनता था, इसको आगे बढ़ाए तो डेफिनेटली ये छोटा बनेगा, तो ये एंगल लिए। तो जब दो वेक्टर कहीं पे मिलते हैं, जब दो वेक्टर मिलेंगे तो हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल होगा। अब देखेंगे, मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो क्लियर है, डन।